मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, एक बार फिर से आप लोगों के सामने मृच्छकटिकम लेकर के उपस्थित हूं। इसकी एक लंबी श्रृंखला चल रही है और इस श्रृंखला के अंतर्गत छात्रों के और विशेषज्ञों के विशेष अनुरोध पे इस पूरे नाटक को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, अलग अलग व्याख्या है, पढ़ने और पढ़ाने के तरीके भिन्न होते हैं। तदनुसार इस मृच्छकटिकम की समग्रता को मैंने अपनी दृष्टि से जिस प्रकार समझने की कोशिश की है, मैं वो लेकर के उपस्थित हूं। और आज की अपनी इस श्रृंखला में हम लोग पंचम अंक को पढ़ेंगे। इससे पूर्व मृच्छकटिकम की कुछ समीक्षा हम लोगों ने पढ़ी, जिसमें मृच्छकटिकम का जो एक क्रांतिकारी पक्ष है उसको आप सब लोगों के समक्ष रखा। मित्रों, इससे पूर्व मदनिका शर्विलक नामक चतुर्थ अंक था, जिस अंक के माध्यम से हमने जाना कि वसंत सेना अपने मन में अब ये भावना जागृत करती है कि चारुदत्त से मिला जाए, और उसी योजना के तहत उस अंक की परिणति होती है और अंक की समाप्ति होती है। उस दृष्टि से यदि देखें तो चतुर्थ अंक का ही कॉन्टिन्यूएशन है पांचवां अंक। सामान्यतया जो नाटकीय संरचना होती है या महाकाव्यीय संरचना होती है, तो अंकों या सर्गों के बाद जब दूसरा अंक या सर्ग प्रारंभ होता है तो उसमें कथानक परिवर्तित होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम जाने कि तृतीय अंक हो अभिज्ञान शाकुंतलम का, चतुर्थ अंक हो अभिज्ञान शाकुंतलम का, तो विषय की भिन्नता होती है, कॉन्टिन्यूएशन एक जो है कहीं ना कहीं ब्रेक होता है। लेकिन यहां पर वह प्रारंभ है, वो कॉन्टिन्यूएशन लगातार, वो सातत्य जो है वह बना हुआ है चतुर्थ और पंचम अंक के मध्य। हम सबसे पहले चूंकि पंचम अंक को आज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए इस पंचम अंक की जो संरचना है, इनका जो संरचनात्मक वैशिष्ट्य है, इसको समझते हैं। तदनुसार इस अंक का नाम दुर्दिन नाम रखा गया है। और पंचम अंक के आखिर में अगर आप अपनी पुस्तक में देखेंगे तो उसमें लिखा रहेगा दुर्दिनो नाम पंचमो अंक। दुर्दिन कह लें या हिंदी में हम लोग उसे, इस अंक का नाम दुर्दिन है। और मित्रों, यही नहीं, इसका वैशिष्ट्य क्या है, इसको क्यों, इस नाम को हमें स्मरण में रखना चाहिए, इसे भी समझना जरूरी है कि प्रायशः नाटककार या बाद में उसके टीकाकार हर अंक का सविशेष नाम रख लेता है, और जब वो नाम रखा जाता है तो उससे ही उस अंक की समग्रता, उस अंक की विशेषता परिलक्षित हो जाती है। देखिए, दुर्दिन लोक व्यवहार में आजकल जब हम प्रयोग करते हैं तो वह जो बुरा दिन होता है, जो दिन अच्छा नहीं जाता या कोई अचानक दुर्घटना घट जाती है, बहुत परेशानी वाला दिन चल रहा होता है, तो हम उसे दुर्दिन कह देते हैं। ठीक है, अगर आप दुर और दिन शब्द की व्युत्पत्ति या उसके निर्वचन को ध्यान में लेकर के चले तो बनता भी है, लेकिन सविशेष दुर्दिन कहा जाता है बारिश के मौसम को, वर्षा काल को। जिस दिन घनघोर बारिश होती है उस दिन को दुर्दिन कहा जाता है। तो इससे यह अभिव्यक्त होता है कि पांचवें अंक की जो पृष्ठभूमि है उसमें कहीं ना कहीं मेघ का गरजना, मेघ का बरसना या इस तरह की बिजली का चमकना, घनघोर घटा छा जाना, इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होगी। लेकिन दुर्दिन का तात्पर्य यह कतई नहीं होगा कि इस अंक में कोई बुरी घटना घटेगी, कतई नहीं। आपको परीक्षा में पूछा जाता है, जब आप प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं, आजकल जो जीआरएफ जिसे यूजीसी की परीक्षा कह लें, या आज सीयूईटी की परीक्षा कर लें, पीएचडी एंट्रेंस की एग्जाम कर लें, तो जब वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वहां पर आपको 4 विकल्प होते हैं। दुर्दिन का क्या निहितार्थ है वो पूछ लेते हैं, उन 4 में से एक जो सही अर्थ होगा उसका आप उत्तर देते हैं। तो जैसा मैंने कहा, नाटककार या कभी कभी टीकाकार भी। मैं नाटककार तो सामान्यतया अपने अंकों का नाम रखते हैं
या नहीं रखते हैं, हमने उस मैन्यूस्क्रिप्ट की स्टडी नहीं की है, या कई सारे ऐसे एडिशंस हैं नाटकों के जिसमें कि नाटक के अंकों के नाम लिखे नहीं होते हैं। लेकिन जो अच्छे पब्लिशर हैं, जो अच्छे ऑथर हैं, वे जब इनकी चर्चा करते हैं तो अपने नाटक में नाटक के अंकों का नाम वो जरूर देते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कालांतर में इस नाटक का नाम, नाटक के अंकों का नामकरण कर दिया गया हो। अस्तु, इसके पीछे जो भी तर्क हो, इसके पीछे जो भी अवधारणा हो, हमारे लिए तो यहां यह स्पष्ट है कि इस 5वें अंक का नाम दुर्दिन है। अब इस अंक की जो घटनाएं घटित कहां होती है, कब होती है, तो उसको जानना जरूरी है। इसमें ऐसा देखा जाता है कि यह नाटक राजमार्ग एवं चारुदत्त का घर है। इसको भी समझ ले क्यों, तो जैसे ही राजमार्ग एवं चारुदत्त का घर इस अंक का स्थान हम समझते हैं, तो दो बातें हमें जरूर होनी चाहिए कि कम से कम इनके दो दृश्य बनेंगे। एक राजमार्ग का दृश्य होगा, एक चारुदत्त के घर का दृश्य होगा। हमने इस पर भी विमर्श किया है कि कितने दृश्य हैं, किस दृश्य में कौन सी बातें आती है। लेकिन अगर हम राजमार्ग की बात करें तो इससे यह संकेत जरूर प्राप्त करते हैं कि, मैं सूचना दे देता हूं कि वसंत सेना जब अपने चेट, चेटी या विट के साथ चारुदत्त से निकलने के लिए आती हैं, तो उनकी जो घटनाएं हैं, उनका जो वृत्त है, उनके जो संवाद हैं, वो राजमार्ग से गुजरते हैं। और चारुदत्त यहां अपने घर पे है, बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, उस वर्षा काल का वो वर्णन करता है, और तदनुसार वसंत सेना उसके पश्चात उनसे मिलने आती है। तो चारुदत्त के घर की वो घटनाएं हमारे सामने दृष्टिगत होती है। जो समीक्षकों ने इसके काल को माना है, वो फाल्गुन शुक्ला नवमी की घटनाएं मानी है, यानी मार्च के करीब का ये मौसम है, मार्च के करीब के दिन है और शुक्ल पक्ष का दिन है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष नवमी की ये घटनाएं हैं। अब इतना एक्यूरेट और इतना सटीक ये कैसे संभव है, तो जब हम इसके टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो टेक्स्ट में उसका संकेत है, जिसको अभी मैं एक्सपोज नहीं कर रहा हूं क्योंकि रिपीटेशन हो जाएगा। तो वो संकेत से हम यहां पर फाल्गुन शुक्ला नवमी की घटना को देखते हैं। और अगर इस घटना का प्रारंभ भी देखें तो उसको भी इस रूप में देखना है कि निस्संदेह यह घटना दोपहर के बाद की है। और उसको और अधिक अगर हम टाइम में बांधें तो जो प्रदोष वेला है, अब सामान्य कह सकते हैं जो संध्या काल है, उस संध्या काल की ये घटना है। घटना से मतलब यहां पर कोई इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट, ऐसी कोई घटना नहीं, बल्कि जो पंचम अंक का जो डेवलपमेंट है, पंचम अंक की जो स्टोरी है, उस स्टोरी की घटनाएं कहां, कब, कैसे, किस डेट को, किस दिन को घटित होती है, मैं उसकी सूचना दे रहा हूं। तो जब हम कहते हैं प्रदोष वेला में यह घटना प्रारंभ होती है, इसका अर्थ यह है कि इस नाटक का जो प्रारंभ होगा वह संध्या, नाटक के अंक का जो प्रारंभ होगा वह संध्या काल से होगा। चाहे वो चारुदत्त का प्रवेश हो, चाहे वो वसंत सेना का आगमन हो, चाहे उससे पूर्व मैत्रेय जो विदूषक है, उस विदूषक के द्वारा जो संदेश है, संवाद है, उसकी घटना हो, वो सब संध्या काल में प्रारंभ होता है संवाद। और अर्धरात्रि तक यह घटना चलती है। अब अर्धरात्रि तक का तात्पर्य क्या है कि अगर वसंत सेना मिलने आई है चारुदत्त से और वो संवाद उन दोनों के बीच में प्रारंभ होता है, तो अर्धरात्रि तक, अर्थात 12 बजे या 12 बजे के बाद तक ये संवाद इनके चलते रहते हैं। और यही परिणाम होता है जो आगे भी कथानक में सुनाएंगे कि वसंत सेना वहां उस रात वहीं बिताती है चारुदत्त के ही घर में। जैसा हमने कहा शुरू में से कि इस अंक में समाप्ति पर्यंत वर्षा ऋतु का वर्णन प्राप्त होता है। अस्मिन् अंके समाप्ति पर्यंतम वर्षर्तु वर्णनम प्राप्यते। पद्यों की कुल संख्या इसमें 52 है, 52 वर्सेज इसमें हमें प्राप्त होते हैं। अगर पद्य परिमाण की दृष्टि से देखें तो आप कह सकते हैं कि पिछले अंक से यह अंक बड़ा है। लेकिन मित्रों, क्या होता है कि हम जब
पद्य के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, चाहे उसमें 52 पद्य हो या 60 पद्य हो या 15 पद्य हो, नाटकों में जो घटना चक्र, जो घटनाएं घटती है, उनमें बहुत कम ऐसा होता है कि घटना जो है उन पद्यों के माध्यम से संवाद कायम किए जाए। पद्यों के माध्यम से वर्णन होता है, पद्यों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि लोकाचार, लोक परंपरा और कवि अपना कवित्व, किसी भी वस्तु को देखने का तरीका, कैसे कवि उस विषय को अपने काव्य में प्रस्तुत करेंगे, उन सबका अवसर जो है ये पद्य प्रदान करता है। लेकिन पद्य संवादात्मक प्रायशः कम होते हैं। हां, भास में हम जरूर देखते हैं। भवभूति के उत्तर रामचरितम में भी हमने देखा कि पद्यात्मक संवाद है प्रथम अंक में, जहां राम और लक्ष्मण जो है दो दो पंक्ति के माध्यम से सीता के प्रति कम्युनिकेट करता है सीता के साथ। लेकिन सामान्य रूप से पद्यों में संवाद नहीं होते। भास में ये काफी देखा जाता है, प्रतिमा नाटकम में आप पाएंगे या उरुभंगम में भी तो पद्यों के माध्यम से संवाद होते हैं। दुर्योधन अपनी कई सारी बातें, कई सारी जो अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति है वो पद्यों के माध्यम से करते हैं। यहां तक कि स्वप्न वासवदत्तम के 6ठे अंक में भी पाएंगे। लेकिन मूल विषय जो है, जो जिसकी ओर मैंने इशारा किया कि इसीलिए 52 पद्य हो या 16 पद्य हो, ये नाटकीय ये समस्त घटना में उतनी भूमिका नहीं निभाती जितना कि कॉन्टिन्यूअस कन्वर्सेशन, जो संवाद चल रहा होता है, उसकी भूमिका होती है। इस पूरे अंक में 6 पात्र हैं और 6 पात्र को भी क्या कहें कि अगर हम इस 6 के 6 पात्र को अलग अलग ढंग से इसको क्लासिफाई करते हैं, 4 स्त्री पात्र हैं, 2 पुरुष पात्र हैं। अब इस 2 पुरुष पात्र या 3 इसको ऐसे देखना चाहिए कि 4 पुरुष पात्र है, स्त्री पात्र है, इसे क्षमा करेंगे गिनती की दृष्टि से, यहां इसे करेक्शन कर लें, 4 पुरुष पात्र हैं और 2 स्त्री पात्र हैं। चारुदत्त, मैत्रेय, चेट और विट, ये 4 जो हैं पुरुष पात्र हैं और चेटी और वसंत सेना ये दोनों स्त्री है, तो इसे करेक्शन कर लेंगे। लेकिन मैं जिस ओर इशारा कर रहा था इन 6 पात्रों के माध्यम से, कि एक तरह से देखें तो इसमें जो मूलतः अगर मुख्य पात्र कहें तो वो चारुदत्त, वसंत सेना और मैत्रेय है। रेस्ट जो है वो आनुषंग, जो एक कह सकते हैं कि साथ आकर के पहुंचाने की भूमिका में या संवाद भेजवाने की भूमिका में ऐसे जो चरित्र है उनकी उपस्थिति है। तो इसलिए पात्र की दृष्टि से भी देखें तो इस नाटक में, इस अंक में बहुत अधिक पात्र हमें प्राप्त नहीं होते। यद्यपि समग्र नाटक में पात्रों की संख्या मोर देन 50 प्रायशः हमने चर्चा की है, लेकिन इस अंक में पात्रों की संख्या मेनली अगर आप कहें तो 3 ही है। अब जो मैंने अभी सूचना दी थी कि चतुर्थ अंक की समाप्ति पर जो वसंत सेना की भावना की अभिव्यक्ति हुई है, उस अभिव्यक्ति का जो अंतिम संवाद था वो मैं आप लोगों से स्थापित करना चाहूंगा कि वसंत सेना बोलती है कि अहमपि प्रदोषे। देखिए, अभी मैंने पीछे आपको सूचना दी है कि प्रदोष वेला में घटना प्रारंभ, यानी संध्या काल में घटना जो है इसके प्रारंभ होती है। और वो प्रदोष वेला भी क्या है कि पहले ही निश्चित कर दी गई है संवादों के माध्यम से। चतुर्थ अंक के अंत में वसंत सेना कहती है कि अहमपि प्रदोषे आर्यम प्रेक्षितुम आगच्छामि। अच्छा ठीक है विदूषक जी, मैत्रेय जी, आप आगे चलिए और मैं भी शाम में आर्य चारुदत्त को देखने के लिए आती हूं, अर्थात आर्य चारुदत्त से मिलने के लिए आती हूं। तो ये जो है ये पूर्व स्थापित है, इसलिए हम इस घटना के काल में बहुत अधिक समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, ये डायरेक्ट संकेत हमें प्राप्त होता है। अब इस अंक में कुल 5 दृश्य है। मैंने अभी चर्चा की थी जब राजमार्ग और चारुदत्त के घर की व्याख्या कर रहे थे, तो उसके क्रम में मैंने ये स्थापित करने का प्रयास किया था कि देखते ही पता चलता है कि 2 दृश्य होंगे कम से कम, सत्य है। लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में छोटी छोटी घटनाओं के आधार पर अगर पूरे नाटक को आप देखें तो इसमें हमें 5 दृश्य होते हैं। मित्रों, ये दृश्य की व्याख्या या दृश्य का संकेत करने की आवश्यकता क्या है? अगर थिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो किसी 2 चरित्र के माध्यम से पूरे नाटक या पूरे अंक को जो निकालना है वो नाटकीय दोष बन जाता है, क्योंकि ऐसे में नाटक में वैरायटी, नाटक में जो अप्स एंड डाउन्स या नाटक में जो एक अलग अलग प्रकार की घटनाएं हैं वो नहीं दिखाई पड़ती।
तो और दो चरित्रों के माध्यम से वो एकल भाव बन जाता है। तो छोटी छोटी घटनाओं को बीच में जोड़ करके नाटक में जो है एक कॉन्टिन्यूटी, नाटक में जो है एक अट्रैक्शन बनाए रखने की कोशिश होती है, इसलिए छोटे छोटे दृश्य में बांट दिए जाते हैं अंकों को। शुरू में हम जब देखते हैं तो चारुदत्त जो है वो अकेला अपने घर में बैठा है, चारुदत्त का प्रवेश होता है मंच पर, अकेला है और बारिश हो रही है। बारिश होने के बाद जो मेघ है या पानी की बूंदें हैं या उनकी दशा, उनकी दुर्दशा, उन सब चीज का रिलेट करते हुए उस वर्षा का वर्णन करते हैं, जो एक दृश्य बनता है। उसके बाद क्या है कि चूंकि मैत्रेय वसंत सेना के घर से लौटा है, दो कार्य है। एक कार्य है कि मैत्रेय ने रत्नावली स्वर्णाभूषण के बदले में चारुदत्त को वसंत सेना को सौंपा था, और वहां से वसंत सेना के बारे में या वसंत सेना का संवाद लेकर के मैत्रेय घर पहुंचता है। तो मैत्रेय और चारुदत्त का एक संवाद होता है, और जिसमें कि मैत्रेय का यह प्रयास होता है कि चारुदत्त की जिंदगी से किसी प्रकार वसंत सेना को निकलवा दिया जाए, क्योंकि वसंत सेना जो है वो अच्छी नारी नहीं है। आदि आदि, वो एक विदूषक है, चंचल होता है, उनका इंटरप्रिटेशन, उनकी सोचने का तरीका भिन्न हो सकता है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है। बड़ा अच्छा वो दृश्य उत्पन्न होता है, जब हम पढ़ेंगे जानेंगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा कि मैत्रेय का जो वह चपलता है, जो विदूषक की चपलता है। इसके बाद चेट, विट और चारुदत्त के संवाद होते हैं, जिसमें बड़ा अच्छा एक बहुत ही बढ़िया वो संवाद होता है, क्योंकि विट कहता है, चेट कहता है, मैत्रेय भी है वहां उपस्थित कि वसंत सेना आ रही है। अब वसंत सेना नाम निकलवाना, मित्रों देखिए, प्रणय जगत में प्रियतम का नाम लेना या प्रियतमा का नाम लेना तब जब नया नया प्रणय अंकुरित होता है, वो बड़ा ही एक शर्म का, एक लज्जा का एक विषय होता है। ना तो पुरुष अपनी प्रेमिका का नाम सहज रूप में लेता है, और ना ही प्रिया अपने प्रियतम का नाम सहज रूप में लेती है। तो अब ऐसे में कैसे बताया जाए कि वसंत सेना आ रही है? तो बड़ा सुंदर एक पहेली नुमा एक संवाद चलता है, और विट पूछता है मैत्रेय से कि अच्छा ये बताओ कि किस महीने में आम में मंजरी आती है, किस समय आम में मंजरी आती है? तो विदूषक कहता है कि गर्मी के मौसम में, ग्रीष्म ऋतु में। विट कहता है नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, कोई और बताओ, ये सही उत्तर नहीं है। तो बहुत ऐसे ऐसे करके फिर चारुदत्त के मुंह से निकलवाता है, तो कहता है कि वसंत। तो मतलब वसंत के महीने में जो है आम, वसंत ऋतु में आम में मंजरी आती है, जो आजकल हम लोग भी डम शराड्स खेलते हैं, इशारों में पकड़वाते हैं कि सिनेमा की ये नाम है आदि, वही रूप वहां पर भी पाते हैं। फिर दूसरा प्रश्न पूछता है, अच्छा बताओ राज्य की रक्षा कौन करता है? तो राजा करता है, विदूषक बोलता है, कहता है नहीं, राज्य की रक्षा विदूषक नहीं, कोई और उत्तर दो, ये उत्तर सही नहीं है। तो फिर बहुत उधेड़ बुन कई सारे नाम लिए जाते हैं, तो बाद में चारुदत्त कहता है सेना। तो वो कहता कि हाँ हाँ वही आ रही है। तो वही आ रही है तो मतलब सेना आ रही है? कहा कि नहीं नहीं, दोनों को जोड़ करके बोलिए। तो कहता है सेना वसंत आ रही है। कहा कि नहीं नहीं, ये नहीं, सेना वसंत नहीं, कुछ और, उसको पलट के बोलिए, यानी उलट के बोलिए। विदूषक पीछे घूम करके फिर बोलता है सेना वसंत। मतलब बड़ा सुंदर हास्य वहां पे उत्पन्न हुआ है, वो अच्छा लगता है, एक बड़ा रोचक है, छोटे छोटे संवादों के माध्यम से। और फिर फाइनली कहता है कि नहीं, दोनों शब्दों को उलट करके बोलो, तब आता अच्छा वसंत सेना। तो वो देखिए बड़ा सुंदर वो होता है दृश्य, जो एक हल्का फुल्का होता है दर्शकों को बांधे रखने के लिए। तो नाटककार ने बड़ी चतुराई से इस दृश्य का समायोजन वहां पर किया है। फिर वसंत सेना का प्रवेश होता है, स्वाभाविक है, नायिका पहली बार नायक के सामने। ये मैं क्या कह गया, क्या पहली बार? नहीं, पहली बार तो प्रथम अंक में ही वसंत सेना और एक तरह से कह सकते हैं कि चारुदत्त आदि का हो जाता है, लेकिन जो दोनों के मन में प्रणय के भाव अंकुरित हुए हैं, दोनों के मन में एक अनुराग की भावना बनी है एक दूसरे के लिए, परस्पर आकर्षण के बाद का ये प्रथम मिलन है। और मित्रों बड़ा सुंदर शब्द होता है अभिसार। और अभिसार क्या होता है? जिसमें कि प्रेमिका अपने प्रियतम से मिलने जाती है, उसको अभिसार कहते हैं। तो खैर,
और आप चारुदत्त आप पाएंगे मृच्छकटिकम में दो दो बार अभिसार है। मॉडर्न आज के युग में भी प्रणय के जगत में ये अभिसार आदि जो परंपराएं हैं, जो भाव हैं, जो एक्टिविटीज हैं, वो विद्यमान हैं। लेकिन चूंकि पाश्चात्य शब्दावली का आजकल हम लोग अधिक प्रयोग करते हैं, तो वो प्रयोग जो है, इसकी जो समस्त अभिव्यक्ति जो है अभिसार की जो कोमलता है, उस कोमलता को विनष्ट कर देती है और हम उसको कह देते हैं डेट्स पे जाना। खैर, उस विषय की ओर जाकर के वसंत सेना और चारुदत्त का प्रथम एक बार आप समझ सकते हैं कि आमने सामने उस भाव के अधीन मिलन है, फिर बातें होती है, संवाद होता है, आदि आदि। वसंत सेना और चारुदत्त एवं वसंत सेना का प्रणय दृश्य फिर अभिव्यक्त होता है। विट को मूल जगह से निकाल दिया जाता है। तो ये सब मिलाकर के कुल 5 दृश्य है, जिन 5 दृश्यों के आधार पर हम 5वें अंक को देखते हैं। अब जो कथानक क्रम है, हालांकि मैंने 5 दृश्य के विश्लेषण के क्रम में कथानक के पूरे क्रम को समझाया है, लेकिन इसको और ऑब्जेक्टिवली हम अगर समझ लेते हैं तो ये हमारे स्मरण में विद्यमान रहेगा, क्योंकि इसके बाद फिर हम कथानक भी पढ़ेंगे। तो ग्रेजुअल है कि हमने दृश्य के माध्यम से कथा को समझा। अब क्या है कि जो एक ऑब्जेक्टिवली कथानक कैसे डेवलप होता है, हम इसको जानेंगे और फिर उसके बाद इसकी संक्षिप्त कहानी को जानेंगे। तो पूरे 5, फिर उसके बाद पंचम अंक की समीक्षा करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि चारुदत्त के द्वारा अकाल यानी दुर्दिन का वर्णन होता है। अकाल दुर्दिन, अब ये दोनों शब्द देखिए कितना, अकाल, अकाल आजकल जिसे हम अकाल कहते हैं वो अकाल नहीं, अकाल का मतलब होता है बिना समय के। ठीक है, दुर्दिन का वर्णन अर्थात वर्षा काल का वर्णन, बारिश का वर्णन। शुरू में लगभग 6 पद्यों के माध्यम से चारुदत्त उस वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं। वसंत सेना से प्रणय विच्छेद की सोच के साथ मैत्रेय का प्रवेश। अब ये जो विषय है इसको समझिए, जो भी मैंने सूचना दी थी कि मैत्रेय पूरे रास्ते यही सोचते हुए आ रहा है कि मैं वसंत सेना को चारुदत्त के जीवन में आने नहीं दूंगा और इन दोनों के बीच में हमें ब्रेकअप करवाना है, दोनों को नजदीक नहीं आने देना है। तो ये सोचते सोचते वसंत सेना का प्रवेश, मैत्रेय का प्रवेश होता है चारुदत्त के समक्ष। फिर जब मैत्रेय आता है चारुदत्त के पास, तो चारुदत्त रत्नावली की घटना पूछता है कि तुमने रत्नावली वसंत सेना को सौंपी या नहीं सौंपी। सौंपने के बाद वसंत सेना ने क्या कहा, एक जो सामान्य जिज्ञासा होनी चाहिए, वो जिज्ञासा के वशीभूत विदूषक अपनी बात कहता है और रत्नावली वापस करने पर एक विमर्शित चर्चा, एक संवाद प्रारंभ होता है। चेट मैत्रेय के द्वारा हास्यपूर्वक पहली सुलझाना, जो भी चेट, मैत्रेय और विट वाली जो भी कहानी सुनाई थी वसंत सेना की, तो उस हास्यपूर्वक पहली को सुलझाया जाता है। वहां पर वसंत सेना विट एवं चेटी के साथ अभिसार के लिए निकलती है। जो भी मैंने शब्दावली प्रयोग किया आपके लिए, अभिसार ये बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है पुराने प्राचीन काल में। हालांकि हमने जितने भी क्लासिकल एरा के प्लेज देखे हैं, मोस्ट ऑफ देम जो प्लेज हैं वो अपने जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं या सो कॉल्ड कह सकते हैं कि रामायण महाभारत और पुराणों पर आधारित होते हैं। तो इसलिए जो उनके जो नायक होते हैं वो एक महापुरुष होते हैं, एक वो लीजेंड होते हैं, एक महनीय पुरुष होते हैं। इसलिए उनके साथ वो अभिसार वाला प्रसंग प्रायशः नहीं पाया जाता, चाहे वो राम व सीता के मध्य हो, चाहे दुष्यंत और शकुंतला के मध्य हो, या फिर आप वसंत सेना और वासवदत्ता और उदयन के मध्य हो। तो ऐसे जो है हम नहीं देखते, जबकि वो कहीं अधिक प्रौढ़ प्रणय और कह सकते हैं कि कोमल प्रणय का वो भाव अभिव्यक्त होता है। जो टीन एज जो अफेयर होता है, जो अट्रैक्शन होता है, वो सारे भाव उसमें दिखाई पड़ते हैं, लेकिन फिर भी अभिसार आदि की चर्चा नहीं है। हाँ, अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक में एक लघु वृत्त हमें मिलता है जिसमें कि अकेले में शकुंतला और दुष्यंत का मिलन होता है, बट दैट इज नॉट अभिसार, क्योंकि वहां पर शकुंतला नहीं जाती मिलने के लिए, या वहां पर वसंत या दुष्यंत नहीं आता मिलने के लिए, बल्कि वो एक संयोग है कि एक दूसरे से मिलन की पीड़ा है, तड़प है, जिसमें कि एक योजना के तहत दोनों मिलते हैं। अस्तु, तो वसंत सेना अभिसार के लिए निकलती है और इसी जो निकलती है अपने घर से और राजमार्ग पे चलती है, तो वो राजमार्ग का वृत्तांत है। और उसी बीच में बारिश होती है, तो बारिश के कारण वसंत सेना भींग जाती है। तो भींगी हुई वसंत सेना का आगमन होता है, वसंत सेना चारुदत्त के घर पहुंचती है। उसके बाद एक लंबी चौड़ी दोनों के बीच में एक बातें होती है, संवाद होता है। और जैसा हमने पहले ही कहा कि अर्धरात्रि तक ये संवाद चलता रहता है दोनों के बीच में।
परिणाम स्वरूप वसंत सेना वहीं रात्रि विश्राम करती है। तो मित्रों, ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ, जिसको कह सकते हैं कि फिफ्थ एक्ट ऑफ मृच्छकटिकम, वो आपके सामने हमने प्रेजेंट किया और तदनुसार हमने पूरी चीजों को, पंचम अंक को समझने की कोशिश की। हम इसके बाद इसके कथा को जानेंगे, कथा पूरा जो एक ग्रेजुअल स्टोरी जानेंगे और फिर कुछ पद्यों को लेकर के टेक्स्ट प्रारंभ करेंगे और कंटिन्यूअस हम पंचम अंक की समाप्ति पर्यंत तक इस व्याख्यान को रखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से बस यही प्रार्थना है कि अपनी कमेंट जरूर करें और ताकि हम अपने और विचार को प्रौढ़ बना करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।